नमस्कार, मैं हूँ अर्पिता और आज के हमारे पॉडकास्ट में जो मेहमान हैं उनके बारे में सबसे पहले खास बात आपको बताना चाहेंगे। यूथ आइकॉन, एक ऐसे युवा जिनकी पढ़ाई विदेशों में भी हुई, लेकिन वो बिहार के कल्चर से इस कदर जुड़े कि अपनी धरती पर बस गए और राजनीति से इसलिए जुड़े हुए हैं कि लोगों के लिए काम करना है। अब काम कर कैसा रहे हैं? बीजेपी के साथ है, बीजेपी परिवार का हिस्सा है, मोदी परिवार का हिस्सा है, तो इनकी जो भी काम काज है, कितना इन्होंने धरातल पर किया है, वो आप तक लेकर आएंगे। हमारे साथ है बिहार सरकार में उद्योग एवं पर्यटन मंत्री नीतीश कुमार मिश्र जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो चर्चा की शुरुआत में जैसा कि हमने कहा कि आप एक यूथ आइकॉन के रूप में और मोदी परिवार का हिस्सा है, बिहार में आप मंत्री हैं, लेकिन हम शुरुआत आपकी पढ़ाई से करना चाहेंगे। आपकी जो पढ़ाई है, मतलब आप विदेशों में जब गए पढ़ने के लिए, क्या क्या आपने पढ़ा, बाहर से आपने क्या सीखा और वहां से क्या सीखकर आप बिहार लेकर आए? अर्पिता जी, ये शुरुआत तो प्रारंभिक शिक्षा तो पटना की है। पटना में सेंट माइकल्स में थे और जैसे एक दौर था कि बिहार से बाहर ग्रेजुएशन में प्राय लोग चले जाया करते थे 90 के दशक में। तो हम भी ग्रेजुएशन के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी गए और वहाँ पे हिस्ट्री में ऑनर्स किया। उसके बाद एक देश में एक आर्थिक उदारीकरण का एक दौर शुरू हुआ जो मिड 90s था। अच्छा। तो मिड 90s में फिर मैनेजमेंट की पढ़ाई की ओर आकर्षण हुआ। तो हमने फिर एमबीए की पढ़ाई की इंटरनेशनल बिजनेस में। और उस पढ़ाई के बाद कुछ दिनों के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी स्कॉलरशिप स्कीम है, ब्रिटिश इवनिंग स्कॉलरशिप उसको कहते हैं, जो विश्व भर में ब्रिटेन की सरकार देती है। तो फॉर्चुनेटली वो स्कॉलरशिप मुझको मिला 1997 में। अच्छा। जब हम लोग आज़ादी के 50वें वर्षगांठ में थे 1997, उसमें हम फिर मास्टर्स करें ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी में। ओके। हम वो गए और उसके बाद जब हम लौटे तो बिहार में डेवलपमेंट सेक्टर से जोड़ना या फिर यहाँ पर काम करना, तो आप यूं कह सकती हैं कि पढ़ाई के प्रति रुचि शुरू से रही। और बाद में भी, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से भी मानता हूं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। तो 2016 में भी मुझको मौका मिला तो मैं हार्वर्ड केनेडी स्कूल गया और वहां जाके लीडरशिप में एक प्रोग्राम करके आया। अच्छा। तो जब जब मुझको ऐसा कभी मौका मिला तो अपनी खुद की पढ़ाई को, या आप यूं कह सकते हैं कि अपने नॉलेज को या अपने स्किल्स को बढ़ाने की हमेशा मैंने कोशिश की। अब बाहर गए, विदेश में गए, हमने अक्सर देखा है कि जो अच्छी खासी डिग्रियां ले लेते हैं और पढ़ाई में जिनका काफी अच्छा रहता है, वो लोग फॉरेन में सेटल हो जाते हैं। आपके पास भी मौका था विदेश में बसने का, आप बिहार लौटे, राजनीति से जुड़े, क्या विचार था आपका? बहुत सही प्रश्न आपने पूछा है और मुझको लगता है कि बहुत बार जब मैं इसका स्पष्ट उत्तर देता हूं तो लोग को शायद विश्वास भी ना होता। हमारे साथ जितने लोग उस समय 97-98 में जो लोग भारत से गए थे, खासतौर से जो ब्रिटिश शिवनिंग स्कॉलरशिप पे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की छात्रवृत्ति पे, प्राय उसमें कोई नहीं लौटा। सब लोग या तो वहां फिर हायर स्टडीज में रह गए, कुछ ने जॉब्स ले लिया, कुछ फिर वहीं रह गए। मेरे मन में उस समय आया क्योंकि बिहार से जो एक जुड़ाव महसूस करते थे। मैंने जो अपना फाइनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी किया वो बिहार के पिछड़ेपन पे ही मैंने लिखा था। अच्छा। और यूं आप कह सकती हैं कि जो बिहार के लिए कुछ करने की जो इच्छा, तो मुझको मन में ये आया कि सभी लोग बाहर ही रह जाएंगे तो फिर वापस आके अपने स्टेट के लिए, अपने राज्य के लिए, अपनी मिट्टी के लिए कौन काम करेगा। तो इन बातों ने मुझको इंस्पायर किया, इन बातों ने मुझको मोटिवेट किया और मैं फिर वापस लौटा। और वापस लौट के फिर एक स्ट्रगल एक अलग तरीके की शुरू हुई, क्योंकि डेवलपमेंट सेक्टर से जुड़े कुछ गाँव में काम करना प्रारंभ किया। और फिर 2000 का चुनाव आया, 2000 का चुनाव आया और वो एक रियलाइजेशन मेरी ये थी कि अगर आप सोसाइटी में कोई बदलाव लाना चाहते हैं या कोई चेंज आप लाना चाहते हैं, या यूं कहें कि अगर लाइफ को मीनिंगफुल बनाना है, कि अगर मुझको मौका मिला तो मैंने समाज के लिए कुछ किया या लोगों के लिए कुछ किया, वही सोच के पॉलिटिक्स में हम आए भी। पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं तो लोग को लगता होगा कि स्वाभाविक है कि राजनीति में आना चाहेगा, लेकिन वास्तविकता है राजनीति में आने की कभी इच्छा नहीं रही, बचपन में भी या कॉलेज में भी कभी नहीं। मैं मानता हूँ ये डेस्टिन्ड था, शायद ये ईश्वर ने लिखा हुआ था कि मुझको सार्वजनिक जीवन में आना था, राजनीति में आना था, और मैं आया।
बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है। बिहार के कई लोगों को ऐसा लगता होगा शायद कि नीतीश कुमार मिश्र जी, चूँकि इनके पिता जगन्नाथ मिश्र जी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और उनकी जो एक पहचान है बिहार में, लोगों को शायद ये भी लगता होगा कि आप उनकी पहचान के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आपकी बातचीत से ये साफ हो गया है कि आपका बिहार की धरती से एक अलग जुड़ाव रहा है। और आगे बढ़ते हैं, चर्चा की शुरुआत उस दौर में ले जाते हैं जब बिहार को एक टाइटल मिला जंगल राज का। क्योंकि आपने बताया कि जब आप विदेश में रहते थे तो एक वक्त ऐसा भी था जब आप बिहार के पिछड़ेपन का जिक्र करते थे और आपको मन में ये लगता था कि कुछ बिहार के लिए करना है। तब जब बिहार के साथ ये जंगल राज जुड़ रहा था, बिहार उस दौर से गुजर रहा था जब अपराध बढ़ गए थे, हत्याएं हो रही थी, मर्डर हो रहे थे और एक तरह से खौफ का माहौल था बिहार में। लालू राज, राबड़ी राज जो था बिहार का, आपने क्या महसूस किया बिहार के लिए, क्या देखा आपने, कुछ आंखों देखी बताएंगे? जब 90 की शुरुआत हुई, हमारा स्कूलिंग जस्ट खत्म हुआ और हम लोग कॉलेज में, सिर्फ हम नहीं, हमारे जनरेशन के जितने सारे हम लोग यूथ रहे उस समय, तो जब वो एक ऐसा दौर आया कि बिहार की आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने में भी हम लोग बहुत बार अवॉइड करते थे कि लोग हमारा परिचय ना जाने कि हम बिहार से हैं। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग है कि एक बार किसी चुनाव का एक वीडियो क्लिपिंग बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। उस समय तो इतने सारे न्यूज चैनल्स, यूट्यूब नहीं थे, लेकिन फिर भी एक वीडियो बहुत ज्यादा प्रचलित हुआ था बूथ लूट का। और वो संभवतः मोटरसाइकिल पे लोग जा रहे हैं और गन फायर कर रहे हैं। तो उस तरह की वीडियोस, और बिहार की अनफॉर्चुनेटली छवि कुछ वैसी बन गई, छवि वैसी बन गई कि यहाँ हर एक आदमी आर्म्स लेके चलता है, यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है, शाम के बाद आप जाइएगा तो आपका किडनैपिंग हो जाएगा। घटनाएं होती भी थी, किडनैपिंग फॉर रैंसम उस समय एक ऐसा दौर था कि लोग फियर में रहते थे। लोग अवॉइड करते थे कि भाई शाम में अगर कोई जा रहा है घर से तो सूर्य ढलने से पहले वो घर आ जाए। तो इस तरह की बातों का वो दौर था। और मैं ये भी कहता हूं वो एक ऐसा दौर था कि लोग मानते थे कि ब्रेन ड्रेन इज बेटर देन ब्रेन इन द ड्रेन। मतलब जो उस समय बिहार की जो मेधा थी, उनको जो पहला अपॉर्चुनिटी मिलता था, उनको लगता था यहाँ मेरा कुछ नहीं होना है, यहाँ से जाओ, इससे बेटर है कि हम यहाँ से निकल जाएं, तभी हम सरवाइव भी करेंगे। इंडस्ट्रीज बंद होने लगी, एब्सेंस ऑफ गवर्नेंस हो गया, लॉ एंड ऑर्डर नहीं रहा, लोग अपनी यूनिट्स बंद करके जाने लगे। पटना में लोगों ने कितनी अपनी प्रॉपर्टीज बेच के चले गए। तो मैं उसको एक डार्क एज मानता हूँ। मतलब वो जो एक दौर था, बहुत लोग को आज बिलीव नहीं होगा, लेकिन हम लोगों ने उसको देखा है, उसको झेला है। तो मैं महसूस कर सकता हूँ कि वो एक दौर ऐसा था कि बिहार का प्रत्येक नागरिक फियर में जीता था। बिहार का वो दौर जिसे आपने अभी डार्क एज का नाम दिया है, जिसे हम लोग जंगल राज के तौर पर जानते भी हैं, सोचिए वो कैसा दौर रहा होगा। यानी वो काल जब पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे अपनी विदेशों में पहचान छिपाते थे कि हम बिहार के नहीं है, क्योंकि बिहार में इस वक्त हत्याएं हो रही हैं, लूट हो रही है, खसूट हो रही है और इसे जंगल राज बना दिया है कुछ दलों ने और कुछ नेताओं ने मिलकर। मतलब अब बिहार के हम जितनी कड़ियां खोल रहे हैं सर, यकीन मानिए हमें अचरज होता जा रहा है। हम अब विकास पर जरूर बात करेंगे और इस विकास में जब भी नाम जुड़ता है तो ये जो मोदी सरकार के 10 साल है, इसका जिक्र सबसे पहले होता है। वजह साफ है कि पिछले 10 साल में जो काम हुए इस देश के लिए और बिहार के लिए, आज वो काम किसी बड़े नेता की जबान पर नहीं है, एक आम व्यक्ति के जबान पर है। वो आम व्यक्ति जो अंतिम पंक्ति का व्यक्ति है, सबसे पिछड़ा भी है तो भी जानता है कि सरकार क्या लेकर गई। अगर हम आपसे पूछना चाहें कि आपकी नजर में, चूंकि आप उद्योग मंत्री भी हैं, पर्यटन मंत्री भी हैं और आपने ऐसे भी बहुत सारे मंत्रालय बिहार सरकार में भी संभाले, थोड़ा गहराई से हमें समझाइए कि पहले 10 साल पहले क्या नहीं था और मोदी सरकार के आने के बाद क्या बदला है बिहार? देखिए, अगर ऐसे तो बदलाव बहुत हैं, और अगर मैं तो ये कहता हूँ हर एक जगह की लोगों ने इस बदलाव को महसूस किया है। और आज के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर में जहां हमारे यूथ इंफॉर्मेशन इतने इतनी भंडार है उनके पास जानकारी का, और अपने एक स्मार्टफोन पर वो किसी भी चीज को गूगल कर लेते हैं, फैक्ट्स को वेरीफाई कर लेते हैं। एक छोटा सा ही अगर हम उदाहरण दें कि कैसे बदला है गवर्नेंस आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल में, आपने जैम के बारे में सुना होगा, JAM। जी और इसमें सबसे बड़ी बात है कि जनधन, आधार और मोबाइल, जी इस तीन को ही अगर जोड़ दें और इस तीन के माध्यम से जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात हुई, क्या कहा जाता था कि अगर हम 1 रुपए भेजते हैं तो गांव पहुंचते पहुंचते वो 10 पैसा, 12 पैसा, 15 पैसा हो जाता था। बिल्कुल।
आदरणीय मोदी जी ने उस चीज को इंश्योर किया कि अगर दिल्ली से जो स्कीम हम जिसके लिए भेज रहे हैं, अगर हम गरीब कल्याण के लिए योजना हमने बनाई है और उस योजना को सीधे लाभुक तक जाना है, तो डायरेक्टली वो फाइनेंशियल इंक्लूजन उन्होंने किया। बहुत लोगों को लगा कि ये जनधन खाता खोल रहे हैं, इससे क्या होगा। अगर देश में 50 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए, जो शायद दुनिया में सभी खातों को आप मिला लें तो एक वर्ष में जितना खाता खुलता होगा उससे कहीं ज्यादा खाता अपने देश में खुला। बिल्कुल। आधार हो रहा था, आधार को उन्होंने जोड़ दिया, और क्योंकि मोबाइल का पेनिट्रेशन घर घर है, इस तीनों को सिर्फ जोड़ देने से आज आप कह सकती हैं कि 34 लाख या 36 लाख करोड़ से भी अधिक की राशि सीधे लाभुक के खाते में गई। तो ये एक साधारण बात नहीं है। मतलब आज वो व्यक्ति निश्चिंत है कि मोदी जी जो राशि उसके लिए भेज रहे हैं, वो राशि बिना किसी मिडिलमैन के, बिना किसी बिचौलिए के, वो राशि उसके सीधे खाते में जा रहा है। और अगर आप बदलाव की बात करें, मुझको लगता है कि लोकतंत्र में दो बात बहुत महत्वपूर्ण होती है किसी भी जन नेता के लिए। एक उसके प्रति विश्वास, या जिसको आप ट्रस्ट कहें, बिल्कुल। और एक नेता हमारा विजनरी है या नहीं, मतलब वो आगे की सोच पाते हैं या नहीं। आदरणीय मोदी जी में वो दोनों है। 10 साल में जो प्रोमिसेस उन्होंने किए उसको उन्होंने डिलीवर किया, जो बातें उन्होंने कही उसको उन्होंने पूरा किया। उदाहरण स्वरूप, अगर कोविड के समय में उन्होंने कहा कि हम सबको वैक्सीन लगाएंगे, निशुल्क लगाएंगे, सबको लगा। हम लोगों ने घोषणा पत्र में, जब 2020 का चुनाव था, हम लोगों ने इस बात का उल्लेख किया, तो लोगों को उस समय बहुत क्रिटिसिज्म भी हुई कि भाई कोविड का वैक्सीन आप कहां बना लीजिएगा, जहां 15 साल 20 साल 25 साल लगते थे वैक्सीन बनाने में, आप वैक्सीन लगा के फ्री बांट दीजिएगा। लेकिन वास्तविकता है आज हम और आप सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं, उसी के कारण 240 करोड़ डोज लगना अपने जैसे देश में, कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, साधारण बात ये नहीं। बड़ी संकल्प शक्ति कहेंगे। बहुत ज्यादा, मुझको लगता है एक दृढ़ इच्छा शक्ति कि मुझको करना है। और उस समय अगर उन्होंने कहा, लॉकडाउन हुआ, किसी ने कल्पना नहीं की कि लॉकडाउन भी कुछ होता है, हम गरीबों को मुफ्त अनाज देंगे, और वो अनाज सब तक पहुंचा। और आज उसी का परिणाम है कि जब उन्होंने कहा कि हम अगले 5 वर्ष तक देंगे, तो सबों को विश्वास है कि 5 वर्ष मुझको मिलेगा। तो ये एक ट्रस्ट आप कह सकती हैं, ट्रैक रिकॉर्ड कह सकती हैं। और विजन की बात जो मैं कहना चाह रहा हूं कि उनके पास, मोदी जी के पास अगले 20 वर्ष 50 वर्ष की कार्य योजना है। अगर वो 24/7 काम करते हैं, बोलते हैं, तो वो 2047 भी बोल रहे हैं कि वो आने वाले जनरेशन के लिए सोच रहे हैं। ये बहुत कम होता है कि आप अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए भी आप सोच रहे हैं। मुझे 5 साल नहीं, मुझे और बहुत सारे साल ऐसे चाहिए जिसे मुझे देश के लिए, लोगों के लिए काम करना है। निश्चित तौर पर। और मैं ये बात मानता हूं कि आज जो बच्चा जन्म ले रहा है 2024 में, वो 2047 में 23 वर्ष का होगा। उसको हम कैसा भारत दे रहे हैं, मोदी जी वो सोच रहे हैं। और यही उनको अन्य नेताओं से अलग बनाता है। तो इसलिए मैंने कहा कि एक विश्वसनीयता, लोकतंत्र में एक ट्रैक रिकॉर्ड, एक कॉन्फिडेंस, और एक सबसे बड़ी बात की विजन, कि हम अपने कंट्री को या अपने देशवासियों को हम कहां ले जाना चाह रहे हैं, ये मोदी जी में है। और मुझको लगता है कि मोदी जी के 10 वर्ष के कार्यकाल में, अगर हम संक्षेप में ही कहें, तो मुझको लगता है कि लोग इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि मोदी जी इज अ विजनरी लीडर। द प्रोमिसेस विच ही मेक्स, उसको वो पूरा करते हैं, कमिटमेंट के साथ करते हैं, संकल्प के साथ करते हैं। तीसरी अर्थव्यवस्था की आप जिक्र भी करें, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि तीसरी अर्थव्यवस्था क्या है ये। मतलब एक आम आदमी अगर समझना चाहे कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर इस देश को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाएंगे, तो देश के एक आम आदमी के हाथ में क्या आ जाएगा, उसे क्या मिल जाएगा? नहीं, बहुत अच्छा आपने पूछा है, क्योंकि जब हम चर्चा करते हैं आर्थिक शक्ति की, आर्थिक महाशक्ति की, तो बहुत लोगों ने कहा कि गांव में कोई एक व्यक्ति वो क्या समझेगा। अगर हम कहते हैं कि आज से 10 वर्ष पूर्व भारत 11वीं बड़ी आर्थिक शक्ति थी, अब हम 5वीं हो गए हैं, हम अब तीसरी की ओर बनना चाहते हैं, तो एक आम व्यक्ति के जीवन में क्या बदलाव आने वाला है। 2-3 चीज हम इसमें बताना चाहेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो भारत की जीडीपी, आप ये भी सोचती होंगे कि हमारी जो इकोनॉमी है वो लगभग अभी 3.5 ट्रिलियन के आसपास का है, लेकिन फर्स्ट ट्रिलियन हमको अचीव करने में लगभग 67 साल लगे, 67 ईयर्स लगे भारत को। सेकेंड ट्रिलियन को अचीव करने में 8 वर्ष लगे। थर्ड ट्रिलियन इकोनॉमी बनने में हमको 5 वर्ष लगे। अच्छा। और अब मोदी जी जब कहते हैं कि हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होंगे, तो आपको ये विश्वास स्वतः आएगा कि नहीं, भारत इसको अचीव कर सकता है। हम 11 से 5 की जो हमारी यात्रा है, वैसा देश जिसने 200 साल हम पर शासन किया, ग्रेट ब्रिटेन,
आज उसकी अर्थव्यवस्था से भी हम आगे हैं। और अब हम जर्मनी से compete कर रहे हैं। जब हम तीसरी महाशक्ति की बात करते हैं, आर्थिक शक्ति की बात करते हैं, तो अब हम जर्मनी से compete हम कर रहे हैं। और इससे बदलाव क्या होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज वैश्वीकरण में जब ग्लोबलाइजेशन की हम बात करते हैं, तो अब हर एक देश की अर्थव्यवस्था एक दूसरे से जुड़ी है। बिल्कुल। और आज इस बात का है कि अगर हमारी आर्थिक शक्ति बढ़ती, हमारे यहाँ निवेश बढ़ेंगे। उदाहरण स्वरूप, अगर पूरे विश्व में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आज भारत का योगदान 3% है, जी। मोदी जी उसको 8% करना चाहते हैं। तो अगर वो 8% वो होता है, दैट विल ब्रिंग इन मोर जॉब्स। हमारे यहाँ नौकरियां आएंगी, हमारे यहाँ निवेश बढ़ेंगे। हमारे यहाँ निवेश बढ़ेंगे तो स्वाभाविक है कि जो प्रति व्यक्ति आय है, जो पर कैपिटा इनकम है या ईज ऑफ लिविंग है, कि हम जैसे रह रहे हैं, आप पर कैपिटा की ही बात कर लीजिए, 10 वर्षों में जो बदलाव हुआ है, तो भारत की एक आर्थिक महाशक्ति बनने से या आर्थिक शक्ति बनने से विश्व में तीसरे स्थान पर आने में हमारे देश का जो विकास है, और मोदी जी ने क्या बदलाव किया है कि अब विकास सिर्फ चुनिंदा राज्यों तक सीमित नहीं है, अब वो अक्रॉस नेशन है। अगर बड़े राज्यों में विकास की रोशनी पहुंच रही है, तो छोटे राज्यों में भी पहुंच रही है। जो पहले जो रीजनल इम्बैलेंस की बात होती थी, क्षेत्रीय असंतुलन की बात होती थी, अब वो समाप्त हो गई है। मोदी जी के मॉडल में देश का कोई भी हिस्सा, मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी झंझारपुर का एक छोटा गांव हो, या पटना हो, या मुंबई हो, या देश का कोई भी महानगर हो, तो आज हर एक जगह विकास की रोशनी एक रूप से पहुंचे, ये मोदी जी का प्रयास सब है। जगह सड़क भी पहुंचेगी, बिजली निश्चित भी है, निश्चित पानी तौर भी पर है, और बड़ी योजनाएं भी पहुंचेंगी, पुल भी बनेंगे, बड़ी रेलवे लाइन भी गुजरेंगी। सर, बिहार में जब हम लोग रोजगार की बात करते हैं, जॉब्स की बात करते हैं, सरकारी नौकरियों की बात करते हैं, तो विपक्ष के कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि उन्होंने 17 महीने में 5 लाख कितने लाख लोगों को नौकरियां दे दी। एक ये प्रश्न हुआ। दूसरा मेरा प्रश्न हुआ कि जिस बिहार की आबादी 14 से 15 करोड़ है, उस बिहार में कुछ लाख सरकारी नौकरियों से क्या बिहार के युवा संतुष्ट हैं, क्या खुश हैं, क्या इससे बिहार का डेवलपमेंट सब कुछ हो जाएगा? बहुत धन्यवाद आपको। आपने कि बहुत ही रिलेवेंट प्रश्न आपने पूछा, और खासतौर से आपके माध्यम से मैं बिहार के युवाओं को ये चीज स्पष्ट करना चाहूंगा। देखिए, जहां तक 17 महीने की बात बार बार राजद की तरफ से आ रही है कि हमने इतना कर दिया, उतना कर दिया, आपको ये समझना पड़ेगा कि जब 2005 में आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जब एनडीए की सरकार बनी, जदयू और भारतीय जनता पार्टी की, उसी समय से जो ये बहाली की जो पूरी प्रक्रिया है, ये पूरी प्रारंभ हुई। और विभिन्न विभागों में, जैसे उदाहरण स्वरूप शायद आज लोगों को याद नहीं होगा, जब हमारे यहाँ पुलिस फोर्सेस की कमी थी, तो एक्स आर्मी पर्सन को सैप के तौर पर हम लोगों ने रखा था। मतलब 2005, 6, 7 की बात है। लॉ एंड ऑर्डर को भी कंट्रोल करने के लिए, और क्योंकि नियुक्ति की प्रोसेस में समय लग रहा था, तो हम लोगों ने रिटायर्ड आर्मी पर्सनल को भी हम लोगों ने रखा था। अच्छा। तो ये जैसे जैसे विभाग में, क्योंकि मैं खुद आपको एक बहुत बड़ा विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, और उसमें बहुत बड़ी संख्या में हमने अपने मंत्रित्व काल में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया था, और प्रसन्नता है कि आज भी वो काम कर रहे हैं। चाहे वो आवास कर्मी के तौर पर हो, जो हमारे प्रधानमंत्री आवास जितने मिलते हैं उसको देखरेख करने के लिए, देखने के लिए, या उसके कंस्ट्रक्शन को देखने के लिए, या लोगों की सहायता के लिए एक बहुत बड़ा कार्डर बना है आवास कर्मियों का। मनरेगा, जैसा आप जानती हैं, मनरेगा ग्रामीण स्तर पर एक बहुत बड़ी स्कीम है। मनरेगा के तहत जितने लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो रोजगार सेवक हों या हमारे इंजीनियर्स हों, तो एक बहुत बड़ी संख्या उनकी है। जीविका, जो आज जीविका दीदी जो बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन संस्था है, उसमें जितनी बहाली हुई, क्योंकि जीविका का पूरा बिहार में विस्तार मेरे मंत्रित्व काल में ही हुआ। अच्छा। और उसमें भी बहुत बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार हमने दिया। लेकिन कभी भी इस बात को मैंने उस ढंग से नहीं लोगों को रखा, किसी को ध्यान नहीं होगा, शायद आपको भी ये ध्यान नहीं होगा। मुझे लगा वो मेरा कार्य था, जो मुझको उस समय करना था, मैंने वो किया। और मैं मानता हूं कि सरकार की जो नौकरियां हैं वो सीमित हैं। वो सीमित है डिपार्टमेंट में, एज एंड व्हेन वैकेंसीज होती हैं, उसकी बहाली की एक प्रक्रिया है जो सतत चलती रहती है। वो हमेशा होता रहेगा। आज हम हैं, कल कोई और होगा, वो प्रोसेस कंटिन्यूड रहेगा। लेकिन एक प्रश्न जो आपने पूछा वो बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर हम 5 लाख जॉब्स की बात करें, या 10 लाख जॉब्स की बात करें, 20 लाख जॉब्स की बात करें, तो क्या बिहार के युवाओं की जो उम्मीद है या उनकी जो जरूरत है, उसकी पूर्ति उससे हो जाती है? बिल्कुल। और अगर हम आज कह दें कि हम 50 लाख नौकरियां देंगे, बिल्कुल, तो क्या जितने युवा बिहार में आज अनएम्प्लॉयड हैं, हम सबको दे देंगे?
अब मन में ये प्रश्न आएगा तो हमारे यहाँ के युवाओं का क्या होगा, या जो हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा विषय माइग्रेशन का है, पलायन का है, उसका क्या होगा। तो मैं इस बात को मानता हूं कि इसको दो तरीके से हमें देखना चाहिए। एक तो पहले रोजगार सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स नहीं है। रोजगार क्या है? रोजगार आपके परिवार के लाइवलीहुड से जुड़ा है, आपके जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए है, आपके आय को बढ़ाने के लिए है। तो वो सरकार में भी होगा, साथ ही वो प्राइवेट सेक्टर में भी होगा। प्राइवेट सेक्टर में कैसे आएगा? जब हमारे यहाँ निवेश बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इंडस्ट्रीज आएंगी, तो स्वाभाविक है वो जॉब्स लेके आएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार, कि आप जॉब सीकर ना बने, आप जॉब क्रिएटर बने। और आज मुझको प्रसन्नता है कि बिहार के ग्रामीण अंचलों से भी लोग इस चुनौती को स्वीकार कर रहे हैं, इनोवेशन में जा रहे हैं, नवाचार में जा रहे हैं, अपना उद्योग स्थापित कर रहे हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करके वो उद्योग स्थापित कर रहे हैं। और मैं मानता हूं कि बदलते बिहार की तस्वीर यही है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में, सुदृढ़ करने में बिल्कुल। स्वरोजगारियों की भी बहुत बड़ी भूमिका है। चाहे आप मुद्रा स्कीम ले लीजिए, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना ले लीजिए, या भी लघु उद्यमी योजना जो गरीब परिवारों के लिए उद्योग विभाग के माध्यम से शुरू हुआ है, उसकी हम बात करें, प्रधानमंत्री रोजगार की हम बात करें, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट स्कीम की हम बात करें, स्टार्टअप्स की हम बात करें, या बिहार में हमने ग्रामीण विकास के माध्यम से आरसेटी केंद्र की स्थापना हर एक जिले में की। अच्छा। रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इसकी सोच ये थी कि आप आएंगे, वहां बैंक के माध्यम से आपको प्रशिक्षण मिलेगा और फिर बैंक ही आपको ऋण देगी। अच्छा। तो मैं ये मानता हूं कि गवर्नमेंट जॉब्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सरकारी जॉब्स नहीं होंगी, सरकारी जॉब्स होंगी, लेकिन वो लिमिटेड है। जब रिक्वायरमेंट होगी तब होगी। तो हम बैठे नहीं रह सकते हैं, क्योंकि युवा के साथ तो उसका एज रुकेगा नहीं। बिल्कुल। तो मुझको अपने आप को स्किल्ड करना है। जो कौशल संवर्धन की बात होती है कि हमको अपने स्किल को अपग्रेड करना है, अपने इंटरेस्ट लायक अगर जो मन में काम हमने सोचा है हम उसको करें। और आज क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, आज आप तुरंत में कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो पूरा जो लीगल प्रोसेस है बहुत आसान है। और एक नई जानकारी आपके माध्यम से दे दें कि बिहार के 94 लाख गरीब परिवारों को सरकार ने चिन्हित किया है, जिनकी मासिक आमदनी 6,000 रुपए से कम है। उनको हमने पुअरेस्ट ऑफ द पुअर माना है। तो उद्योग विभाग के ही माध्यम से प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को, जो कोई अपना एंटरप्राइज शुरू करना चाहता है, 2 लाख रुपए की सहायता आने वाले समय में उद्योग विभाग के माध्यम से हम देने वाले हैं। बिल्कुल। और एक आपकी बात से एक बात और मुझे जो खुद में समझ आ रही है, जो पलायन है बिहार का, देखिए ये पलायन बहुत पुरानी समस्या है बिहार की, और इस वक्त भी है बिहार में पलायन। लेकिन ये जो पलायन है, जैसा आपने कहा कि स्वरोजगार, चूंकि सरकारी नौकरियां सीमित है, विभाग में भर्तियां हो रही हैं, वो प्रक्रिया एक लंबी प्रक्रिया होती, चलती रहती। लेकिन अगर इस स्वरोजगार पर फोकस किया जाए तो क्या बिहार का पलायन रोका जा सकता है? क्या ऐसा कोई रोड मैप आप लोग तैयार कर रहे हैं? कोई तैयारी है आप लोग की? एक इंटरेस्टिंग आपको उदाहरण हम देते हैं। जब लॉकडाउन हुआ, हम सब जानते हैं कि बिहार के लोग विभिन्न राज्यों में रह के काम करते हैं। किसी को भी अच्छा नहीं लगता कि आप परिवार से दूर रहिए, अपनी मिट्टी से दूर होके आप जाइए, काम कीजिए जी। और वो भी अगर बेसिक सब्सिस्टेंस के लिए, बेहतर आमदनी के लिए तो कोई कहीं जाता है, दूसरे राज्यों में जाते हैं, देश के बाहर भी आप जाते हैं। लेकिन जिसको कहते हैं ना कि 2 जून रोटी के लिए अगर आपको जाना पड़ता है, ये बहुत पीड़ादायक। बिल्कुल। लॉकडाउन ने एक क्या सक्सेस मॉडल बिहार को दिया कि महाराष्ट्र में एक ऐसी कंपनी थी जो बैग्स बनाती है, और वो बैग्स बनाती है। तो जब लॉकडाउन हुआ तो ज्यादातर जो उस फैक्ट्री में लोग काम करते थे वो वापस अपने घर को आ गए। घर को आ गए तो उनकी फैक्ट्री का प्रोडक्शन बंद हो गया। तो उन्होंने एक सर्वे किया और देखा कि ये लोग किस एरिया से ज्यादा है। तो मालूम चला बिहार के ही हैं, और बिहार के सर्टेन पॉकेट्स में हैं जो इनकी बहुत बड़ी संख्या है। उन्होंने बिहार में ही इकाई डाल दी। क्या बात है। और मैं ये मानता हूं कि एक ये छोटा सा उदाहरण है जी, एक छोटा सा उदाहरण है, लेकिन एक बहुत बड़ी शुरुआत है। यही सेटअप है जिसको हम और समझना चाह रहे हैं। देखिए बिहार का जो यूथ है वो देखिए 10,000 15,000 के लिए हम देखते हैं कि चला जाता है दूसरे राज्यों में कमाने के लिए, और ये 10-15,000 रुपए अगर वो अपने बिहार में अपने घर के पास रह के रोजगार के जरिए कमा पाए, जैसा कि आपने बताया कि सरकार बहुत सारे लोन भी मुहैया करा रही ताकि आप स्वरोजगार शुरू कर पाए। तो आप अगर बिहार के नजरिए से
देखें, आप 2047 के मिशन की भी बात करते हैं, बीजेपी के संकल्प पत्र की भी अभी आप बात कर रहे थे, तो क्या बीजेपी के संकल्प पत्र में क्या इन सब चीजों को भी डाला गया है, समावेश किया गया है, उसका भी अगर आप बता पाए, जिक्र कर पाए? नहीं देखिए, और मुझको इस बात की प्रसन्नता है कि जो बिहार में जो अपने भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र की एक समिति थी, मैं उसका संयोजक था, जी। तो बहुत नजदीक से मैंने ये देखा है। हम्म। सबसे बड़ी बात है कि राजनीतिक दल घोषणा पत्र लेके आते हैं, हम्म। भारतीय जनता पार्टी संकल्प पत्र लेके आती है कि करेंगे। करेंगे ही, और ये करेंगे। हमारा संकल्प है। और अगर आप पिछला ट्रैक रिकॉर्ड भी देखेंगे, बिल्कुल। 2014 का या 19 का, राइट। जो प्रोमिसेस भारतीय जनता पार्टी ने किया था उसको उन्होंने फुलफिल किया, हमने बिल्कुल। फुलफिल किया है उसको, तो एक ट्रस्ट है। इस बार का संकल्प पत्र जो है, मैनिफेस्टो तो 4 लोग बैठ गए, कोई एक्सपर्ट बैठ गए, वो बना लिया। 15 लाख से अधिक लोगों ने अपने देश के सुझाव दिया था, जिनके सुझाव पर भारतीय जनता पार्टी ने ये संकल्प पत्र बनाया है। अच्छा। आप ये कह सकती हैं कि जो भारतीयों की जो एस्पिरेशंस हैं, जो उनकी आकांक्षाएं हैं, उन आकांक्षाओं की पूर्ति या उसका समावेशन इस संकल्प पत्र में किया गया है। और एक दस्तावेज तैयार हुआ है, जो एक रोड है, एक मैप है हमारा 2047 के विकसित भारत के लिए। अगर हम स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, ऐसा कौन भारतीय होगा जो प्रसन्न नहीं हुआ होगा या गौरवान्वित नहीं हुआ होगा जब हम चंद्रयान के माध्यम से चंद्रमा पर हम पहुंचे। बिल्कुल। प्रत्येक व्यक्ति उत्साहित था। एक तरफ आज स्पेस टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा सेक्टर भारत का एक ओपन हो रहा है, जहां पे विश्व की कई देशें भारत से हेल्प मांग रही हैं। तो हम अगर स्पेस टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, तो साथ ही हम विश्वकर्मा भाइयों की भी बात कर रहे हैं। 18 सेक्टर आइडेंटिफाइड हैं, जो विश्वकर्मा योजना के माध्यम से हम उनको आर्थिक रूप से हेल्प करेंगे, जो एक ट्रेडिशनली जिन कार्यों को करते आ रहे हैं उनको वो बढ़ाएं। बिहार है भी युवाओं वाला प्रदेश, और माना यह जाता है कि बिहार इस वक्त ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा युवा शक्ति है हमारे पास। आप मिथिला से आते हैं, मिथिलांचल से आते हैं, और हमने कई बार ऐसा देखा है सर कि प्रधानमंत्री मोदी का भी एक अलग जुड़ाव है मिथिला से। मिथिला पेंटिंग की बात करना, कभी मखाने का जिक्र करना, तो मिथिला के डेवलपमेंट को अगर हम समझना चाहें तो आपके क्षेत्र में, आपके एरिया में क्या विकास हुआ है, आपका क्या योगदान रहा, आपकी क्या उपलब्धियां रही हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है, मिथिला को इस ढंग से अगर हम देखें, जो अगर एक क्षेत्र की हम बात करें, तो अनफॉर्चुनेटली मिथिला में बाढ़ के कारण जो हर एक साल जो बाढ़ से नुकसान होता है, और वो हमारी समस्या नहीं है, वो एक इंटरनेशनल समस्या है, क्योंकि नेपाल भी कहीं ना कहीं उसमें जुड़ाव है। तो उसका एक समाधान हमारा होना बहुत आवश्यक है। और हम जो भी डेवलपमेंट करते हैं वो फ्लड से वॉश आउट होता है, तो एक हम बार बार हमारा एक्सपेंडिचर भी हो रहा है, और उसके कारण कहीं ना कहीं हमारा माइग्रेशन भी बहुत ज्यादा बढ़ता है। बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली उद्योग नहीं है उस क्षेत्र में वैसे, लेकिन मैं अब मानता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास से सबसे महत्वपूर्ण डेवलपमेंट के लिए मायने रखता है वो है कनेक्टिविटी। आज सड़क के माध्यम से, रेल के माध्यम से, या वायु के माध्यम से हमारा दरभंगा एयरपोर्ट फंक्शनल है। ट्रेन हमारे, जो हमारा मिथिला 2 भाग में बटा हुआ था 1934 के भूकंप के बाद, वो दोनों मिथिला आज एक हो चुका है। नेशनल हाईवेज हमको मिली हैं, एक्सप्रेस हाईवे हमारे तरफ से गुजरने वाली हैं। तो मुझको लगता है ये सारी चीजें कॉमर्शियली या आर्थिक रूप से हमारे मिथिला के डेवलपमेंट को बहुत बड़ा पुश देने वाला है आने वाले समय में। और जितना हम पहले हम लोगों ने सफर किया है, मुझको लगता है आने वाला समय मिथिला के लिए ये एक वरदान होगा कि जितनी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ डेवलप हो रही है, तो आने वाले समय में निश्चित रूप से मैं मिथिला की एक बहुत बड़ी भूमिका बिहार के डेवलपमेंट में मैं देख रहा हूं कि मिथिला का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आने वाले समय में बिहार की प्रगति में होगा। कुछ जीआई टैग के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि जीआई टैग बिहार की कई चीजों को मिला हुआ है। अगर हम मिथिला क्षेत्र की बात करें तो क्या ये जीआई टैग जिन चीजों को मिला हुआ है, किन चीजों को मिला हुआ है, और इस टैग के मिलने के बाद से मिथिला के लोगों को क्या लाभ मिल रहा है? देखिए, आप अवगत होंगी कि हमारी ही सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात की, और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात की तो फॉर्चुनेटली मखान, और मखान का 85 to 90% प्रोडक्शन मिथिला क्षेत्र में होता है। अनफॉर्चुनेटली जीआई टैग्ड नहीं था। जीआई टैग होने का सबसे बड़ा लाभ है कि उससे एरिया की एक आइडेंटिटी मिल जाती है कि अगर ये प्रोडक्ट है तो ये प्रोडक्ट किस क्षेत्र का है, किस एरिया से। तो लोगों की मांग भी थी, और फॉर्चुनेटली आज मिथिला मखान को वो मिल भी गया है।
तो मखान एक बहुत बड़ा एक प्रोडक्ट हो चुका है, एक बहुत बड़े मिथिला का उत्पाद है, जो अब सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी है और आज के समय में लोग हेल्दी फूड की ओर बहुत ज्यादा आकर्षित हैं। तो ये मखान हमारा अब सिर्फ देश पर ही नहीं है, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जा रहा है। लेकिन अब समय ये भी है कि मिथिला मखान के बियॉन्ड भी हम सोचें। बिल्कुल। मखान को तो जो एक स्थान पर आना है वो है ही, हाँ। लेकिन मिथिला में मछली अगर देखिएगा, अच्छा। हमारे यहाँ अगर तालाब देखिएगा, तो ये सब मिथिला की विशेषता है। अच्छा। कि जैसे आप कहे ना, पग पग पोखर माछ मखान, मतलब ये एक मिथिला की पहचानी है कि आप कदम कदम पर हाँ। आपको तालाब भी मिलेंगे, माछ भी मिलेंगे, अच्छा। मखान भी मिलेंगे। तो ये हमारा स्ट्रेंथ है, लेकिन स्ट्रेंथ के साथ हमारा जो बौद्धिक क्षमता है, जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं मिथिला के, आज विश्व स्तर पर बहुत ख्याति उन्होंने प्राप्त की है। तो मुझको लगता है ये जीआई टैग के माध्यम से, या मिथिला में जो हमारी विरासत है, क्योंकि हमारी सरकार की नीति है कि हम विरासत की भी बात करते हैं, हम विकास की भी बात करते हैं। तो मिथिला का जो रिच हेरिटेज है, जो मिथिला की अपनी संस्कृति है, हमारी धरोहर है, माँ सीता हमारे यहाँ से है, तो ये एक सब मिला के मिथिला को एक अलग स्थान देता है। और मुझको ये जरूर एक अवसर मिला है कि उद्योग मंत्री के तौर पर भी और पर्यटन मंत्री के भी तौर पर मिथिला क्षेत्र के लिए कुछ एक विशेष योजना बना के आगे काम कर सकेंगे। और मुझको लगता है दैट दिस इज द टाइम, जो आदरणीय मोदी जी कहते हैं ना, यही समय है, सही समय है। तो ये सही मायने में मैं मानता हूं कि दिस इज द टाइम, नॉट ओनली फॉर बिहार, मिथिला के लिए भी ये एक बहुत बड़ा अवसर है। जी, मिथिला का जिक्र हो और माँ सीता का जिक्र ना हो, और माँ सीता का जब नाम लिया जाए तो प्रभु श्री राम ऐसे ही याद आ जाते हैं। और प्रभु श्री राम के साथ राम मंदिर, 22 जनवरी का दिन, 500 साल बाद आपके पाहुन आए अयोध्या में, कैसा था वो पल आपके लिए? देखिए, मैं उन सौभाग्यशाली व्यक्तियों में से हूँ, जब राम मंदिर का जब प्राण प्रतिष्ठा हुआ 22 जनवरी को, उससे कुछ दिन पूर्व ही मैं वहाँ अयोध्या जी गया था और बनते हुए मंदिर को भी हमने देखा। और उस पूरे शहर की, अयोध्या धाम की जो भव्यता है, शब्दों में आप बयान नहीं कर सकते हैं। और मिथिला का जुड़ाव तो स्वाभाविक है, आपने ठीक ही कहा कि प्रभु श्री राम तो हमारे पाहुन है, मिथिला के वो दामाद हैं। बिल्कुल। और ऐसे भी मिथिला में दामाद का जो सत्कार है, या जो दामाद का जो महत्व है, और जिसके दामाद ही प्रभु श्री राम हो, तो उस क्षेत्र की गरिमा या उस क्षेत्र की महत्वता आप समझ सकते हैं। तो मुझको लगता है कि पूरा, ना सिर्फ मिथिला तो क्योंकि एक विशेष लगाव है, तो 22 तारीख को जो दृश्य था पूरे गांव में, क्या शहर क्या गांव, कौन किसका घर नहीं, सभी घर में जो एक उत्सव था। और लगभग 500 वर्ष से अधिक के संघर्ष के बाद प्रभु श्री राम को अपना घर मिला, एक भव्य मंदिर मिला, सबों में ये प्रसन्नता थी। और अब मुझको तो यही लगता है कि आने वाले समय में अयोध्या और सीतामढ़ी का एक ऐसा ट्विन सिटी का संपर्क हमारा बन जाए कि जो अयोध्या आए वो सीतामढ़ी आए, जो सीतामढ़ी माँ सीता के दर्शन करने आ रहे हैं वो अयोध्या जाएं। तो आप ये कह सकती हैं कि धार्मिक रूप से भी, और प्रभु श्री राम और माँ सीता के स्थान को जो जोड़े, और जो एक भव्यता उससे मिल सकती है आने वाले समय में रिलीजियस टूरिस्ट के लिए, तो वो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है ही। डेवलपमेंट के लिए भी मैं मानता हूँ कि एक बहुत बड़ा अवसर हम लोग के लिए आने वाले समय में वो होगा। आज के पॉडकास्ट को यही समाप्त करते हैं और आपसे बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लगा। चर्चा करते करते समय का पता नहीं लगा, हमें लगता है 1 घंटे से ज्यादा हमारी आपसे बातचीत हो गई। आपने शुरू से लेके अंत तक, मतलब अभी 2024 तक कहानी और 2047 तक का मिशन भी आपने बता दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो दर्शकों, अभी आपसे इजाजत लेते हैं, फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।